स्टूडेंट्स, आर्या क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करते हैं। आज हम एक टॉपिक को करेंगे जिसका नाम है भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं। अब करेंगे पार्ट 2 को। पार्ट 2 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और इसके साथ में भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां, इन सब को हम कंप्लीट करेंगे। आज पार्ट 2 में भारत के राष्ट्रपति का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपलोड की जाएगी। स्टार्ट करते हैं भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का संविधान में जो वर्णन है वो है आर्टिकल 54 में। इसमें सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति का अगर कोई भी इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसके लिए जो प्रस्तावकों की संख्या है, प्रस्तावकों की संख्या 50 होनी चाहिए। इसके साथ साथ अनुमोदकों की संख्या भी 50 होनी चाहिए। और निर्वाचन मंडल के द्वारा जिसका चुनाव किया जाएगा उस चुनाव को आयोजित करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा। चुनाव आयोग के साथ अगर निर्वाचन में कोई विवाद हो जाता है तो विवाद को खत्म करने के लिए भारत की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस विवाद को हल किया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर भारत के राष्ट्रपति का हमने पहले पार्ट 1 में कंप्लीट किया था, भारत का संवैधानिक प्रमुख होगा, उसका नाम होगा भारत का राष्ट्रपति। और इसके साथ जो इसके निर्वाचन में जो शामिल होंगे वो होंगे लोकसभा के मेंबर, इसके साथ में राज्यसभा के मेंबर और विधानसभा के जो सदस्य होंगे वो निर्वाचन क्षेत्र से चुन के आए हुए सभी सदस्य शामिल होंगे। जो निर्वाचन क्षेत्र से चयनित सदस्य शामिल होंगे। लेकिन जो सदस्य लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे। और लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के साथ साथ दिल्ली और जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी 2-3 ऐसे यूटी है जिनकी विधानसभा के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। एक जम्मू कश्मीर, इसके साथ साथ दिल्ली और दिल्ली के साथ होगा पुडुचेरी। ये 3 यूटी ऐसे हैं जिनकी विधानसभा के सदस्य भी इसमें भाग लेंगे। और हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति की जो पद्धति है चुनाव की, उस पद्धति में जो यूज की जाती है वो है समानुपातिक पद्धति। इसके साथ साथ एकल संक्रमणीय पद्धति। ये 2 पद्धति ऐसी होती है जो राष्ट्रपति के चुनाव में लागू की जाती है और इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसका आगे हम करेंगे राष्ट्रपति के मासिक वेतन को। आगे हम करेंगे मासिक वेतन को। सबसे पहले भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका मासिक वेतन होता है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए जो भारत के राष्ट्रपति का वेतन होता है उसमें कोई भी छूट या घटाव नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ भारत के राष्ट्रपति को निःशुल्क वेतन व निवास स्थल दिया जाएगा। और वार्षिक पेंशन के रूप में 9 लाख रुपए दिए जाएंगे। 9 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जिन जिन सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है
उनमें सबसे पहले हम लिखेंगे भारत के प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री की सलाह के तौर पर इसके साथ में मंत्रिपरिषद को भी शपथ दिलाने का काम करते हैं। और मंत्रिपरिषद को, कैबिनेट या मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाने का काम करते हैं। इसके साथ साथ भारत के कंट्रोलर जनरल को भी सीएजी, और इसके साथ साथ यूपीएससी का अध्यक्ष को भी शपथ दिलाने का काम करते हैं, और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को भी शपथ दिलाने का काम करते हैं, अल्पसंख्यक के अध्यक्ष को भी। इसके साथ साथ पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष को भी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को भी शपथ दिलाने का काम करते हैं। भाषा आयोग के अध्यक्ष को भी शपथ दिलाने का काम करते हैं। भाषा आयोग के अध्यक्ष को भी शपथ दिलाने का काम करते हैं। इसके साथ साथ भारत किसी भी राज्य के राज्यपाल को भी शपथ दिलाने का काम करते हैं। राज्यपाल के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और इसके साथ किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का काम करते हैं पीटीसी। इन सभी को शपथ दिलाने का काम भारत के राष्ट्रपति का होता है। अब करेंगे हम भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में। भारत के राष्ट्रपति को जो शक्ति प्राप्त होती है उनमें से एक अध्यादेश भी होता है। अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश की जो शक्ति होती है उसका जो संविधान के आर्टिकल में वर्णन है वो है 1, 2, 3 में। अध्यादेश क्या होता है? संसद का एक सत्र चालू होने के द्वारा, संसद के एक सत्र चालू होने से 6 माह तक का अध्यादेश का समय होता है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्य सूची से संबंधित कोई भी अध्यादेश देने का अधिकार नहीं होता। और राष्ट्रपति का जो एक सैनिक शक्ति के रूप में जो अधिकार होता है, हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारे देश की तीनों सेनाएं हैं, उन तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर माना जाता है, सर्वोच्च कमांडर माना जाता है, वो होता है भारत का राष्ट्रपति। इसके साथ साथ हमने पार्ट 1 वीडियो में देखा है कि भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। और अब करेंगे हम भारत के राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों को। चलिए आइए, सबसे पहले हम भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों में करेंगे आपातकाल की शक्तियां, जो आपकी इंडियन आर्मी के लिए बहुत स्पेशल टॉपिक होता है। इसमें से हर बार एक क्वेश्चन आता है। हम करेंगे भारत के राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियां। भारत के राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियां आर्टिकल नंबर 352 से 360 तक होती है, जिसमें आपातकाल में 352 आर्टिकल में जो आपातकाल शक्ति होती है वो होती है बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह द्वारा भारत में होने वाले किसी भी उपद्रव को देखते हुए आपातकाल लगाया जाता है। और सशस्त्र विद्रोह जो शब्द दिया गया संविधान में 44 में, जो एक अधिनियम के द्वारा 1978 में संविधान में संशोधन करने के बाद ये शब्द दिया गया था। अब जो सेकंड आपातकाल शक्ति है वो है 356 आर्टिकल के तहत, जब किसी भी राज्य का संवैधानिक जो शासन है
वह अच्छी तरह से नहीं चल रहा तो वहाँ का शासन खत्म करने के बाद वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, उसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। इसके साथ साथ जो थर्ड आपातकाल पावर होती है वो होती है 360 आर्टिकल के तहत। इसमें होता है वित्तीय आपात। आज तक हमारे भारत में वित्तीय आपात की कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई और इसके साथ साथ इस वित्तीय आपात स्थिति को हम 2 माह के लिए कम से कम लगाते हैं और इससे ज्यादा भी हो सकता है। हम कह सकते हैं कि सबसे कम से कम जो टाइमिंग होगी वो होगी 2 माह तक, जो टाइमिंग होगी वो होगी 2 माह तक। सेकंड जो भारत के राष्ट्रपति की शक्ति है वो है राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति में सबसे पहले ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता लेकिन फिर भी हम करेंगे, क्योंकि राजनीतिक शक्ति में होता है कि भारत का अगर कोई भी काम किया जाएगा तो उसमें जो साइन होंगे या किसी के नाम पे वो काम किया जाएगा या समझौता किया जाएगा वो होगा भारत का राष्ट्रपति। इसके साथ साथ अगर अपने देश के किसी भी राजदूत को शपथ दिलानी हो या किसी भी राजदूत को नियुक्त करना हो तो उसका भी काम होगा भारत के राष्ट्रपति का। और अपने देश के किसी भी राजदूत को बाहर कहीं भी नॉमिनेशन करना है तो राष्ट्रपति का ही काम होगा। इसके साथ साथ बाहरी देशों के किसी भी राजदूत को अनुमोदन करने के लिए भारत के राष्ट्रपति का ही नाम होता है और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। इसके साथ साथ हम करेंगे भारत के राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियां। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है भारत के राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियां। समाधान की शक्ति का जो आर्टिकल होता है वह आर्टिकल होता है 72। इसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति किसी भी अपराधी की सजा को कम कर सकता है और इसके साथ साथ अगर उनको मृत्यु दंड दिया गया है तो उस मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि अगर कोई महिला गर्भवती महिला है अगर उनकी सजा को भी या तो कम कर सकता है और या उसको मृत्यु दंड से बचा सकता है। ये सिर्फ अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है और इसके साथ साथ किसी भी राज्य के राज्यपाल को भी होता है, लेकिन वे कुछ समय तक उनकी सजा को रोक सकते हैं। और समाधान में सबसे पहले हम कह सकते हैं कि अपराधी की एक तो उसकी सजा को कम कर सकता है और इसके साथ साथ अगर मृत्यु दंड दिया गया है तो उसको भी माफ कर सकता है। ये होती है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां। चलिए आगे करते हैं। आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक लिया जाएगा और नेक्स्ट टॉपिक के साथ ये क्लास रेगुलर चलती रहेगी। आगे एक आर्टिकल होता है 143। आर्टिकल नंबर 143 होता है। आर्टिकल नंबर 143 में जो भारत का प्रेसिडेंट होता है यानी कि हमारा जो राष्ट्रपति होता है वह किसी भी एक संवैधानिक कार्य के लिए भारत का राष्ट्रपति गवर्नमेंट से या किसी भी एक जो सत्ता के रूप में सरकार होगी उस सरकार के साथ में एक एडवाइजरी जारी कर सकता है। सरकार के साथ में एक एडवाइजरी का मतलब होगा कि भारत की सरकार के साथ में सलाह मशवरा कर सकता है। इसके बाद एक आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर 111, जिसके द्वारा कोई भी राष्ट्रपति पॉकेट वीटो को अपने अधिकार में ले सकता है। हम कह सकते हैं कि 1986 में ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा 1986 में ज्ञानी जेल सिंह द्वारा जो डाकघर अधिनियम आया था, डाकघर अधिनियम आया था उसके ऊपर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। इसके बाद में जब 189 में वेंकटेरमन जी की सरकार आई तो इन्होंने सरकार के सामने इस प्रस्ताव को दोबारा पेश किया। तो सरकार उस टाइम थी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। उस टाइम सरकार जो थी वो थी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार।
इस सरकार के द्वारा इस प्रस्ताव को 1989 में रद्द कर दिया गया और दोबारा फिर इसका प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि कहा जाता है कि अगर भारत का राष्ट्रपति किसी भी प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देता है तो उसको दोबारा पास करने के लिए या उसको दोबारा प्रयास करने के लिए नहीं किया जा सकता। लास्ट में हम कहेंगे कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है, अगर उनको भारत के राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना है तो त्याग पत्र वे भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे, भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। यहाँ पे जो इंडियन आर्मी के लिए जितने क्वेश्चन उस लेवल तक होते हैं वे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, और कुछ 10 एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। इसके साथ साथ आपको 10 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं वो कंप्लीट करवाएंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति थे, भारत का प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। राजेंद्र प्रसाद जी ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार बने। आज तक कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ जो लगातार 2 बार बना हुआ हो। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। लेकिन अब जो दूसरी जो महिला राष्ट्रपति बनी है, दूसरी महिला राष्ट्रपति, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो हम बोल सकते हैं कि प्रथम आदिवासी महिला भी बोल सकते हैं, और जो हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इसके साथ हम बोल सकते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। इसके साथ 1 बार राष्ट्रपति रहे, 1 बार राष्ट्रपति रहे। और इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले प्रथम राष्ट्रपति है। और वीवी गिरी व मोहम्मद हिदायुल्लाह और बी जत्ती 3 ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हम बोल सकते हैं जाकिर हुसैन को। जाकिर हुसैन की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, तो हम बोल सकते हैं कि प्रथम ऐसे राष्ट्रपति भी जाकिर हुसैन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। और इसके साथ साथ हम इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट वीक बहुत जल्दी नया टॉपिक के साथ में हम अब नई वीडियो को अपलोड करेंगे। थैंक यू।